Good morning. Good morning, everyone. ये हमने कर लिया था लमसम विद सिंकिंग फंड. यस, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था. सिंकिंग फंड के साथ लमसम से न्यू स्टडी में क्वेश्चन नंबर 54 है. आपके पास जो स्टडी है उसमें चेक करें कौन सा क्वेश्चन है ये. Okay, the question is X Limited, a pharmaceutical company, has 20,000 9% debentures of rupees 100 each outstanding. These are due for redemption in lots as follows. यहाँ पे 31 मार्च 2019 को हम 4000 का एक लॉट रिडीम कर रहे हैं. देन ऑन मार्च 31 2020 को 6000 का एक और लॉट रिडीम हो रहा है. देन मार्च 31 21 को बैलेंस डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है. दैट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लॉट्स. यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the amount of balance that is required to be maintained in DRR for each redemption. Also state the balance required to be transferred to DRR to जनरल रिजर्व आफ्टर ईच रिडम्पशन. तो कितना हमें डीआरआर में बैलेंस रखना है और कितना डीआरआर का बैलेंस हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है रिडम्पशन के बाद, वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. तो एज वी नो हमें 25% ऑफ द डिबेंचर डीआरआर मेंटेन करना होता है और डीआरआई बनाना होता है 15% ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर. जब रिडम्पशन कंप्लीट हो जाता है तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का 25% बैलेंस छोड़ के बाकी डीआरआर का बैलेंस हमें जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना होता है. तो बेसिकली बहुत सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास. हम टोटल इशूड डिबेंचर्स हमारे पास, ओके लिखने नहीं देगा, फाइन. टोटल इशूड डिबेंचर्स हमारे पास 20,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ रुपीज 100 ईच. 20,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ रुपीज 100 ईच. तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास हो गया 20 लाख रुपीस. और 31 मार्च 19 को वी आर गोइंग टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 4,000. तो 4,000 का अमाउंट हम रिडीम करने वाले हैं. 25% ऑफ द डिबेंचर में डीआरआर बनाना है. टोटल 20 लाख रुपीस के हमारे पास डिबेंचर हैं. उससे हमें मतलब नहीं कि कितने आपके पास डिबेंचर है, आप कितने डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हो. तो हम 4,000 डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हैं. 4,000 डिबेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 4,000 डिबेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? तो मिनिमम डीआरआर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डीआरआर की रिक्वायरमेंट आपकी 25% ऑफ द टोटल होती है. 20 लाख का 25%, 20 लाख का 25%, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 20 लाख रुपीस. 20 लाख का 25%, 5 लाख. तो हमें 5 लाख का डीआरआर बनाना है पहली चीज तो. और जैसे ही आप रिडम्पशन स्टार्ट करते हैं
जितने अमाउंट का आप रिडम्पशन कर देते हैं उतने प्रोपोर्शन में डीआरआर यूजलेस हो जाता है, मतलब उतना अमाउंट हम डीआरआर से निकाल के जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने कितने डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया? 4000 इंटू 4 लाख, 4 लाख का 25%, 1 लाख, 1 लाख का डीआरआर हम जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज 1 लाख इज नॉट नाउ रिक्वायर्ड। क्योंकि अब आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने बचेंगे, हम रिवर्स कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हमारे अब आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने बचेंगे? 16,000। 16,000 का मतलब हो गया 16 लाख रुपीस। 16 लाख रुपीस के डिबेंचर्स होंगे। 16 लाख रुपीस के डिबेंचर्स का 25%, 4 लाख। 16 लाख रुपीस के डिबेंचर का 25% आता है आपका 4 लाख। तो आपको 4 लाख के डिबेंचर्स, सॉरी 4 लाख का डीआरआर मेंटेन करना रहेगा। उससे ज्यादा के डीआरआर की जरूरत नहीं है, तो वो हम जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे, यदि आप रिवर्स कैलकुलेशन से समझते हैं तो। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद फर्दर हमने फिर कुछ डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया। 31 मार्च 20 को हमने 6000 डिबेंचर्स का फिर रिडम्पशन कर दिया। तो 6000 के डिबेंचर का एक बार और रिडम्पशन हो गया। 6000 के डिबेंचर्स का रिडम्पशन होने का मतलब 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 लाख। 6 लाख का 25%, 1 लाख। 50,000 का डीआरआर फिर हम जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे जैसे डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता जाए, जितने डिबेंचर्स का आप रिडम्पशन करते जाएं, उतने डिबेंचर्स की वैल्यू का 25% आप वापस डीआरआर में ट्रांसफर कर दें, डीआरआर से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। कितना बैलेंस बचा? 2,50,000। फाइनली हमने बैलेंस डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया। बैलेंस डिबेंचर नहीं, और एक है इंस्टॉलमेंट, नो, बैलेंस डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया। बैलेंस डिबेंचर्स हमारे पास कितने हैं? बैलेंस डिबेंचर्स हमारे पास 10,000। 10,000 का पूरा रिडम्पशन करने का मतलब 10 लाख का रिडम्पशन हो गया। 10 लाख का 25%, 2,50,000। तो बचा हुआ पूरा डीआरआर फिर हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इन शॉर्ट क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पास कि सबसे पहले तो हम डीआरआर बनाएंगे 25% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, और जैसे जैसे हम रिडम्पशन करते जाएंगे, जितने डिबेंचर्स का हम रिडम्पशन करते जाएंगे, उसकी वैल्यू का 25% हम डीआरआर से निकाल के जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते जाएंगे। यार किसने स्क्रीन सेवर डाल दिया? क्वेश्चन नंबर 55। B Limited issued notice of its intention to redeem its outstanding 12 lakh rupees 8% debenture at 102%, यानी फेस वैल्यू पे 2% एक्स्ट्रा, यानी 2,40,000 रुपीज का प्रीमियम। 2% प्रीमियम, 2% तो 24,000 होता है। 24,000 का प्रीमियम एंड ऑफर द होल्डर द फॉलोइंग ऑप्शन टू अप्लाई फॉर द रिडम्पशन मनी। या तो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच एट 22.5 ले लें वो, या फिर 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 96 ले लें। द होल्डर ऑफ 4,80,000 डिबेंचर एक्सेप्ट प्रपोजल 1 एंड 7,20,000 डिबेंचर होल्डर एक्सेप्ट द प्रपोजल 2, पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्ड द। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल, बिल्कुल हमने ये सेम क्वेश्चन किया था। जितने डिबेंचर का पहले तो एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पूरे डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पूरा अमाउंट डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने ऑप्शन एक्सेप्ट किया, हम उसकी जनरल एंट्री बनाते चलेंगे। कितने शेयर्स इशू करने हैं, कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, इसके लिए अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो ये तो सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो हमने कल किया। A company purchased its own debenture, 12% debenture in the open market for 25 lakh cum interest. The interest amount included in the purchase price is 75,000. The face value of the debenture purchased is 26 lakh. The company immediately cancelled the debenture so purchased, passed necessary journal entries to record the purchase and immediate cancellation, ignore
ट्रांजेक्शन बीइंग रिलेटेड टू डीआरआर एंड डीआरआई। डीआरआर एंड डीआरआई का कुछ नहीं करना है, आपको बाकी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, आइए कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। परचेज प्राइस, और ये जो हमने परचेज किया है ये हमने परचेज किया है सीआई। सीआई मतलब कम इंटरेस्ट। अब इसका मतलब जो मैंने कल बोला था कि इसको एक बार फिर समझेंगे। यदि हम ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर्स परचेज करते हैं और वो हम डेट ऑफ इंटरेस्ट को ही परचेज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैंने कल ये लाइन बोली थी कि यदि हम ये जो डिबेंचर परचेज कर रहे हैं ये दो इंटरेस्ट डेट के बीच में कहीं भी परचेज करते हैं, जैसे इंटरेस्ट डेट है 30 सितंबर एंड 31 मार्च सपोज, और मैं डिबेंचर 30 सितंबर या 31 मार्च को खरीद रहा हूं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैंने डिबेंचर 30 सितंबर से 31 मार्च के बीच में या 31 मार्च से 30 सितंबर के बीच में खरीदा है तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम अराइज होती है। और वो प्रॉब्लम किस चीज की है? वो प्रॉब्लम है आपको आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इंटरेस्ट की। अब लास्ट टाइम सपोज मैंने डिबेंचर्स परचेज किए नवंबर 1 नवंबर को, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दे के आया था? कंपनी ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिया था? 30 सितंबर को। अब आप खुद के डिबेंचर परचेज करके कैंसिल कर रहे हो, तो जिस पार्टी से, जिस डिबेंचर होल्डर से आप अपने डिबेंचर्स परचेज कर रहे हो, उस डिबेंचर होल्डर को इस पीरियड का इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने तो 30 सितंबर के बाद पूरा अक्टूबर डिबेंचर को होल्ड किया है ना अपने पास, तो उसे इस डिफरेंस पीरियड का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट तो 31 मार्च आने वाली है। कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च, और उससे पहले ही डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर आपको सेल कर दिए। तो इंटरेस्ट किसे मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर होल्डर को। अब डिबेंचर होल्डर कौन है? कंपनी। तो इंटरेस्ट जो ओरिजिनल डिबेंचर होल्डर था, अर्लियर जो डिबेंचर होल्डर था, उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं अब, तो उसने इस पीरियड का इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर हम इस पीरियड का इंटरेस्ट उसे दे के आएंगे, खरीदते वक्त ही हम इस पीरियड का इंटरेस्ट उसे पे करके आएंगे। जब भी हम डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदेंगे, यदि आपने दो इंटरेस्ट डेट के बीच में डिबेंचर खरीदे हैं तो इस पीरियड का इंटरेस्ट दे के आना है। अब इस पीरियड का जो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करने के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। अब वो इंटरेस्ट आप पे करके आओगे तो यहां हमारे पास एक सिचुएशन अराइज होती है कि डिबेंचर होल्डर जो आपको डिबेंचर बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसने आपको अपने डिबेंचर की प्राइस कोट की होगी कि मैं इस प्राइस पे आपको डिबेंचर सेल करूंगा। तो उसकी वो जो कोटेड प्राइस है, क्या उसमें उसने इंटरेस्ट ऐड करके कोट किया है या इंटरेस्ट अलग से देना है? ये दो सिचुएशन बनती है। यदि वो इंटरेस्ट ऐड करके आपको कोट करता है तो उस प्राइस को बोलते हैं हम कम इंटरेस्ट प्राइस। यदि वो अपनी सेल प्राइस के अंदर, जो डिबेंचर होल्डर आपको डिबेंचर सेल कर रहा है, यदि वो अपनी उस प्राइस के अंदर इंटरेस्ट जो उसको चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए, वो ऐड करके आपको कोट दे रहा है, तो उसे बोलते हैं हम कम इंटरेस्ट प्राइस। यानी कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब उस प्राइस के अंदर उस आउटस्टैंडिंग पीरियड का, उस अक्रूड पीरियड का इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और यदि वो इंटरेस्ट ऐड करके नहीं देता है आपको, और इंटरेस्ट फिर हमें सेपरेटली देना पड़ता है, तो हम उस प्राइस को बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। यानी उसने अभी इंटरेस्ट ऐड नहीं कर रखा है, आपको अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसे पे करना पड़ेगा। ये दोनों बात समझ में आई, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब। अब इस क्वेश्चन में हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं 25 लाख में, और उसके आगे लिखा है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हमारी परचेज प्राइस जिसे बोलते हैं कम इंटरेस्ट है, और वो है 25 लाख। इसमें क्या इंक्लूडेड है? अक्रूड इंटरेस्ट। कितना? या तो डेट्स गिवन होती तो हम डेट से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहां इन्होंने इंटरेस्ट का अमाउंट ही दे दिया हमें डायरेक्टली 75,000 रुपीज। तो 75,000 इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट को निकाल दो। तो
24,25,000 क्या हो गई आपके लिए कॉस्ट। 24,25,000 हो गई आपकी कॉस्ट। 24,25,000 कॉस्ट हो गई। ये जो डिबेंचर आपने खरीदे इसकी कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट पे खरीद रहे हो? 24,25,000 की कॉस्ट पे खरीद रहे हो। ये डिबेंचर है कितने के, यानी फेस वैल्यू, तो हमें ये गिवन है ये भी कि ये फेस वैल्यू है 26 लाख रुपीस की। फेस वैल्यू है इनकी 26 लाख रुपीस की। अब आपके सामने ये आउटकम आ गया। 26 लाख रुपीस की फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हमने 24,25,000 की कॉस्ट पे खरीदे हैं, यानी 1,75,000 रुपीस का क्या हो गया हमें प्रॉफिट। आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज वेरी मच क्लियर। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ओपन मार्केट से परचेज करने का जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ओपन मार्केट से परचेज करके इमीडिएट कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री होगी 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। डिबेंचर कितने के खरीदे? 26 लाख रुपीस के। इंटरेस्ट कितना पे किया? 75,000 रुपीस। प्रॉफिट 1,75,000 and total payment made was 25 lakh rupees. क्या ख्याल? आराम से टेक योर टाइम, कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। डन। एक मिनट गाइस। दिमाग ही काम नहीं करता है क्या?
हेलो, ओके गाइस, ये हो गया। अभी इन्होंने जो एंट्री किया है ये अपने तरीके से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। हमने कंबाइन एंट्री कर दिया, इन्होंने उसको सेपरेट फॉर्म में किया हुआ है। सो एंट्री ऑल थ्री आर सेम, हमारी एक सिंगल एंट्री थी। चलिए, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर कैंसिलेशन लेटर, एक और एक डिस्कशन हम पॉइंट पे कर चुके हैं। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन रेस्पेक्ट द फॉलोइंग सिंस March 1, 2021। In 2014, XY Limited has issued 5,7.5% debenture of 100 each. On 1st March 2018, the company purchased 500 of its own debenture. Company purchased 500 of its own debenture at 47,500 कम इंटरेस्ट। तो कंपनी ने खुद के डिबेंचर परचेज किए हैं 47,500 कम इंटरेस्ट में। The debenture were held on investment until 30th June 2021, when it was decided to cancel them. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December, and books are closed on 30th June each year. ठीक है, 30th June हमारा बुक क्लोजर डेट है, 31st मार्च होती है लेकिन उन्होंने 30th जून बुक क्लोजर डेट रखा है। फाइन, तो बुक क्लोजर डेट 30th जून और 31st दिसंबर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन सामने है। टोटल इशूड डिबेंचर हमारे 5,000 है और हमने इसमें से 500 डिबेंचर्स परचेज किए हैं। कब परचेज किए हैं? 1st ऑफ मार्च को परचेज किए हैं। 1st ऑफ मार्च को हमने डिबेंचर परचेज किए हैं। तो थोड़ा सा एक टाइम स्केल देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम स्केल? टाइम स्केल क्या बोलता है? जो हमारा ईयर है वो ईयर क्या है? 1 जुलाई से 30th जून, ये हमारा बुक क्लोजिंग है। 1 जुलाई से 30th जून, एंड अकॉर्डिंग टू दिस बुक क्लोजिंग हमारी जो दो इंटरेस्ट डेट है वो इंटरेस्ट डेट है, एक तो है यहाँ पे 31 दिसंबर को और एक है 30th जून इटसेल्फ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। सो व्हेन वी आर परचेजिंग सच डिबेंचर्स, हम ये डिबेंचर्स खरीद कब रहे हैं? हम डिबेंचर्स खरीद रहे हैं 1 मार्च। इनके बीच में एक डेट आएगी 1 मार्च। हम ये डिबेंचर्स खरीद रहे हैं 1 मार्च को। अब यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशंस को कंक्लूड करें तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनता है? यहाँ से यहाँ 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट हम पे करके आए होंगे। 31 दिसंबर के बाद का 1 मार्च तक इंटरेस्ट पेंडिंग चल रहा है। तो इस जनवरी फेब 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज ऑफ 2 मंथ। फाइन, चलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाउ मच डिबेंचर, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी आर परचेजिंग? हमने 500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच परचेज किया है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट जो हमें पे करना रहेगा 500 डिबेंचर ऑफ 1000 ईच, 1000 या 100? 100 ईच। 500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 7.5% is the rate of interest and the outstanding interest period is 2 month. ₹625 ₹625 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हम किस प्राइस पे खरीद रहे हैं? सर हम खरीद रहे हैं 47,500 कम इंटरेस्ट में। तो इसकी कैलकुलेशन भी ले लेते हैं। परचेज प्राइस CI कम इंटरेस्ट 47,500 लेस उस डेट तक का अक्रूड इंटरेस्ट दैट वी हैव टू पे, जो हम इसी में इंक्लूड करके पे कर रहे हैं 625। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो हम पे कर रहे हैं वो हो गया 46,875 रुपी। द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग इज 46,875 रुपी। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताएं। इज इट क्लियर? चलो जर्नल एंट्री पे आ जाओ। 1 मार्च का जर्नल एंट्री
1 मार्च को हमने डिबेंचर्स खरीदे हैं, लेकिन अब ये डिबेंचर्स हम रिडम्पशन के लिए नहीं परचेज कर रहे हैं। अब ये रिडम्पशन हम कैंसिलेशन के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिबेंचर्स आर परचेज्ड एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट अंटिल 30 जून 21। हमने ये डिबेंचर्स परचेज किए और इसे अपने पास ही रखा है, इसे हमने कैंसिल नहीं किया है। तो एज एन असेट वी आर कैरिंग सच डिबेंचर्स, एज एन असेट वी आर कैरिंग सच डिबेंचर्स। एंट्री इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट भी पे करके आ रहे हो तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। आप इसे क्या कर रहे हो, आप एक तरह से अपना पैसा अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन मनी इन योर ओन डिबेंचर्स, और आप उन इन्वेस्टमेंट्स को, उन डिबेंचर्स को अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट असेट्स में कैरी कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट खुद के डिबेंचर्स में किया, इसलिए इसको स्पेसिफाई कर दिया इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। साथ में इंटरेस्ट पे करके आ रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के अंदर आपको लेनी है कॉस्ट 46,875, इंटरेस्ट पे किया 625, टोटल पेमेंट 47,500। टेक योर टाइम, कंफर्म मी दिस एंट्री इज क्लियर टू ऑल। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ 31 मार्च के बाद टाइमलाइन से ही चलना है, तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डेट कौन सा आता है हमारे पास? 31 मार्च के बाद टाइमलाइन से हमारा नेक्स्ट डेट आता है 1 मार्च को हो गया एंट्री, उसके बाद आती है 30 जून। 30 जून व्हाट यू विल डू ऑन 30 जून? पहले तो यहां देखो 30 जून सेम ईयर है? नहीं, नॉट द सेम ईयर, ये है 1 मार्च 18, और कैंसिलेशन कब कर रहे हैं? 31 मार्च 21। 3 साल हमने रखा है इनको, तो अब नेक्स्ट डेट ये 18 है, 30 जून 18। 30 जून 18 किस चीज की डेट है? इंटरेस्ट पे करने की, समझना, इंटरेस्ट पे करने की एंट्री समझना। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना इंटरेस्ट देना है? सारे डिबेंचर्स पे, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी रिडीम हुआ ही नहीं, एक भी डिबेंचर रिडीम नहीं हुआ है, तो सारे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है, सारे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है। तो सारे डिबेंचर्स कितने हैं हमारे? सारे डिबेंचर्स कितने हैं? टोटल इशूड डिबेंचर्स 5,000 डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट हो गया 5 लाख रुपीस पे 7.5% फॉर 6 मंथ। ₹18,750 रुपीज का आपको इंटरेस्ट पे करना है। 18,750 रुपीज का आपको इंटरेस्ट पे करना है। ₹18,750 का इंटरेस्ट पे करना है, पे करो। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट होल्ड डाउन, रुक जाओ, रुक जाओ। अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यह है कि सर ये 18,750 रुपीज का डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं है, इसमें से 625 रुपीज का इंटरेस्ट तो हम ऑलरेडी उसी वक्त पे करके आ चुके हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट, कौन सी डेट से किस डेट का इंटरेस्ट है? ये किस डेट से किस डेट का इंटरेस्ट है? ये 31 दिसंबर के बाद 30 जून तक का इंटरेस्ट है, पूरे 6 मंथ का। लेकिन इस 6 मंथ के इंटरेस्ट में से जो डिबेंचर हमने परचेज कर लिए थे उस पे 2 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी पे करके आ चुके हैं, और उसको हमने डिबेंचर इंटरेस्ट में डेबिट कर दिया था। या तो आप उसे अक्रूड इंटरेस्ट के अकाउंट में डाल दें, यदि उसे आप अक्रूड इंटरेस्ट के अकाउंट में, मैं यदि यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कर दूं
रादर देन डिबेंचर इंटरेस्ट, तो अमाउंट तो ये रहेगा। नीचे जब रिवर्स करूंगा तो अक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट करके खत्म कर दूंगा। लेकिन यदि हमने ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से ही डेबिट कर दिया है तो नीचे इस अमाउंट में से 625 माइनस कर दो। अब तो 18,125 हमने ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट ही कर दिया, इसलिए मैं माइनस कर देता हूं। 18,125 का इंटरेस्ट पे करना है। अब पहले वर्किंग नोट समझो, बहुत इंटरेस्टिंग सा। हमारे पास टोटल 5,000 डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, जिसका 7.5% से हाफ ईयर का इंटरेस्ट बनता है 18,750 रुपीज। इसमें से ऑलरेडी पेड 625 हम ऑलरेडी पे करके आए हैं, तो हमारा ड्यू इंटरेस्ट बनता है 18,125 का। कितने डिबेंचर्स पे? पूरे 5,000 डिबेंचर्स पे। लेकिन इनमें से 500 डिबेंचर्स तो हमारे पास ही है, इसमें से 500 डिबेंचर्स का तो हमारे पास ही है, उनमें हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो क्या उन 500 डिबेंचर का इंटरेस्ट बाहर पे करके आना है? उन 500 का इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना, उसका तो घर में ही रखना है। मतलब इस हाथ से इंटरेस्ट देने की एंट्री कर रहा हूं और इस हाथ से अपनी जेब में रख रहा हूं। तो अब समझना, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी को समझना। डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है? हाँ। क्यों? क्योंकि वो आपके इशूड डिबेंचर्स है। दूसरा पॉइंट, क्या ये डिबेंचर इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेस है? हाँ। चाहे डिबेंचर किसी के पास भी हो, इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। चाहे डिबेंचर्स आपके पास खुद के पास ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट पे करेंगे, और वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस। तो वन साइड मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मेरी एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन दूसरी साइड आप खुद क्या हो? 500 डिबेंचर के डिबेंचर होल्डर हो। तो आप बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिलनी चाहिए। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो मैं ओन डिबेंचर में इन्वेस्टर हूं, मुझे अपने ओन डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा। मैं डिबेंचर का इशूअर हूं, मुझे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है। तो जो देना है वो मेरा एक्सपेंस, और जो मिलना चाहिए वो मेरी इनकम। लेकिन बस डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस ये है कि हम कैश ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। क्यों? खुद ही को तो देना है, तो खुद ही को देने के लिए कैश ट्रांजैक्शन करने की जरूरत कहां है? खुद ही को देने के लिए कैश ट्रांजैक्शन करने की जरूरत कहां है? समझना, मैं इसको कैश ट्रांजैक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं और फिर समझना। मान लो मैंने पूरा डेबिट कर दिया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सारे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया। एंट्री मत करना, सिर्फ समझना। सारे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया। अब इस इंटरेस्ट का एक पोर्शन आपके घर में आ रहा है, बिकॉज आउट ऑफ दैट 5,000 डिबेंचर होल्डर, 500 के डिबेंचर होल्डर आप खुद हैं। तो सोचिए, आपके घर में पेमेंट आ रही है, पेमेंट आएगी तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? कैसे निकाला? 500 डिबेंचर है मेरे पास, 100 रुपीज के 7.5%, कितने महीने का? 4 मंथ का। 2 महीने का तो ऑलरेडी हम मिलेगा ही नहीं, 4 महीने से तो होल्ड कर रहे हैं हम। कितना इंटरेस्ट आ रहा है? ये 1250 का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। अब देखो सिली चीज, इधर पेमेंट कर रहे हो और इधर पेमेंट ले रहे हो, सेंसलेस है ना? इस पॉकेट से पेमेंट निकाल रहे हो और इस पॉकेट में डाल रहे हो, उसकी भी एंट्री लगा रहे हो। एक पॉकेट से पेमेंट कर रहे हो, दूसरी पॉकेट में। प्रैक्टिकली क्या ऐसा होगा कि कंपनी जब इंटरेस्ट पे करने जाएगी तो चेक इशू करेगी खुद ही की कंपनी के नाम का और फिर खुद ही रिसीव करेगी? नहीं होगा ना। यदि ऐसा नहीं होगा तो ऊपर बैंक के अंदर कितना पेमेंट कम हो जाएगा? 1250 का पेमेंट कम हो जाएगा। कितना पेमेंट करना है हमें? हमें पेमेंट करना है 16,875 का ही पेमेंट करना है।
बाकी आपकी खुद की इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1250। तो डिबेंचर दैट यू आर होल्डिंग उसका इंटरेस्ट यू आर नॉट सपोज टू पे टू आउटसाइडर, और उसकी पेमेंट नहीं होगी, उसको इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन दोनों एंट्री का भी कंबाइन एंट्री कर सकते थे। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, और ये हमारी इनकम हो जाएगी। कैलकुलेशन आपने कर ही लिया है, ये कैलकुलेशन ये एंट्री की जरूरत नहीं है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन own debenture, 500 debentures of 100 each, 7.5% rate of interest for 4 month 1250। तो पेमेंट टू आउटसाइडर आके निकल के आएगा 16,875। आराम से 2 मिनट का टाइम दूंगा, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। कॉन्फिडेंटली चेक कर लें, कंफर्ट कर अपने आप को कंफर्टेबल कर लें कि एंट्री समझ में आ गई है, कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो यहां तक कैलकुलेशन ओके। ये एंट्रीज थी हमारी 30 जून की। ईयर एंड हो गया, ईयर एंड 30 जून ही है ना हमारा, ईयर एंड हो गया। तो ईयर एंड पे एक काम और करना होता है, ईयर एंड पे एक काम और करना होता है, सभी को पता है क्या काम करना होता है, बुक्स क्लोज करनी होती है। बुक्स क्लोज करने की एंट्री डालनी होती है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो हमने पे किया उसको P&L में ट्रांसफर करना रहेगा। 30 जून को ही एक एंट्री और होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो जितना भी इंटरेस्ट ऊपर से नीचे तक अभी तक पे किया है अपने, सारा P&L में ट्रांसफर कर दीजिए।
चलिए नेक्स्ट एंट्री। कितना इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है? बार बार कॉल परेशान कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, कौन सी क्लास के लिए बेटा? 11th क्लास की। तनिष्क मैं आपको हाफ एन आवर में कॉल बैक देता हूँ, एक्चुअली मैं लाइव क्लास में हूँ अभी ना। मैं हाफ एन आवर में आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको हाफ एन आवर में कॉल करता हूँ। तो ये अमाउंट कितना निकल के आया इंटरेस्ट का, बोलो कैसे, कितना इंटरेस्ट दे चुके हैं हम? 625 यहाँ दे चुके हैं, 625 यहाँ दे चुके हैं और 18125 यहाँ दे चुके हैं। तो टोटल 18,750 रुपीज का हम इंटरेस्ट दे चुके हैं, पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वापस डेट, नेक्स्ट डेट 30th दिसंबर 19, नहीं 18, 30th दिसंबर 18, 30th जून की एंट्री की थी। जून के बाद वापस एंट्री कौन सी आएगी, इंटरेस्ट डेट आएगी वापस 30th दिसंबर, 31st दिसंबर 18, 31st दिसंबर 18, 31st दिसंबर 18 को फिर इंटरेस्ट की एंट्री वापस वही डिबेंचर इंटरेस्ट। मैं होल्डर नहीं ला रहा हूं, अब डायरेक्ट कर रहा हूं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा सॉरी, एक एंट्री और भूल गए, अब मैं भी भूल गया, ये हमारी इनकम भी तो हुई थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम भी तो हुई थी, उस इनकम को भी पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो डू वन मोर एंट्री, एक एंट्री और करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये जो 1250 रुपीज, ये 1250 रुपीज की जो हमारी इनकम हुई थी, इस इनकम को पीएनएल में ट्रांसफर करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। डन। अब आ जाइए इंटरेस्ट की, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पे करना है टू बैंक। बताओ टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 18,750। योर टोटल इंटरेस्ट विल बी 18,750। ठीक है, इसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट कितना है? नहीं, अब पूरे 6 मंथ का मिलेगा हमें। हमारे पास 500 डिबेंचर्स हैं, हमारे 500 डिबेंचर्स का हमारा इंटरेस्ट कितना है? 1875। वेरी गुड, 1875 माइनस करके बैलेंस बाहर पे कर दो। 500 डिबेंचर्स आपके पास हैं, तो उसका पूरा 6 मंथ का मिलेगा ना अब तो। पहले 4 मंथ का क्यों मिला था? क्योंकि हमने 4 मंथ ही होल्ड किया था। अभी तो हमने पूरे 6 मंथ होल्ड किया है, तो अभी तो हमें पूरे 6 मंथ का मिलेगा। थैंक यू। अभी तो हमें पूरे 6 मंथ का मिलेगा। देखो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 into 7.5% multiply by half year 18,750 less interest on own debenture 500 debenture of 100 each 7.5% for half year 1875। बचा हुआ बाहर लोगों को पे कर दो। कितना पे करना है आउटसाइडर्स को? ये 16,875। नेक्स्ट डेट 30th जून 19, सेम एंट्रीज।
रिपीट, इंटरेस्ट की एंट्री करनी है 30 जून 19, यही दोनों एंट्रीज। थर्टियथ जून 19, यही दोनों एंट्रीज रिपीट कर दो। हाँ मतलब यही एंट्री रिपीट कर दो। कर दिया, सेम एंट्री रिपीट कर दो, कैलकुलेशन वापस दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री करो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर चुके हैं हम। सर हम दो बार में 18,750 प्लस 18,750 37,500 का डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। पूरे साल का लोगे ना एंट्री तो टोटल एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट 18,750 यहां पे, 18,750 जून में भी, तो टोटल हो गया 37,000। इनकम की एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पी एंड एल कितना, 3750, 1875 एंड 1875 दोनों ऐड करके डन। सो हमने चार एंट्री बनाई। पहला इंटरेस्ट पे करने की 31 दिसंबर, फिर इंटरेस्ट पे करने की 30 जून, फिर इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की दो एंट्री और। सेम 4 एंट्रीज बना लेना, बनेंगी आपकी 31 दिसंबर 19, 30 जून 20 एंड को 31 दिसंबर 19 एंड 30 जून 20 को। सेम 4 एंट्रीज बनेंगी आपकी 31 दिसंबर 20 एंड 30 जून 21 को भी, क्योंकि 30 जून 21 तक कुछ नहीं हुआ है। बनेंगी तो जगह छोड़िए। अब क्या हुआ है, 30 जून 21 को हमने अपने ये डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए हैं। 30 जून 21 को हमने अपने ये डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए हैं। 30 जून 21 को डिबेंचर कैंसिल कर दिए हैं। क्या कैंसिल कर रहे हो आप, अपने ओन डिबेंचर से डिबेंचर कैंसिल कर रहे हो। योर एंट्री विल बी 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स थे आपके, 100 रुपीज की फेस वैल्यू पे, यानी 5 लाख रुपीज पे कैंसिल होंगे, नहीं 50,000 पे कैंसिल होंगे। खरीदे कितने में थे, कॉस्ट देखो ऊपर जाके, ओन डिबेंचर नहीं कॉस्ट 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 46,875 में खरीदे थे, तो एक तरह से कैंसिल पे भी 46,875 के ओन डिबेंचर खत्म। इधर से इन्वेस्टमेंट असेट खत्म, उधर से इधर इन्वेस्टमेंट की असेट खत्म, उधर से डिबेंचर की लाइबिलिटी खत्म, आपस में कैंसिल। लाइबिलिटी 50,000 की खत्म हो रही है, असेट 46,875 की खत्म हो रही है। प्रॉफिट हो रहा है सर हमें, तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 3,125 का कैपिटल रिजर्व के अंदर।
वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा 30 जून को पहले, उसके बाद ये कैंसिलेशन की एक एंट्री हो जाएगी और अब ये हमारे ओन डिबेंचर जिन्हें हमने इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किया था कैंसिल हो गए। तो ये ओन डिबेंचर का एक अच्छा सा दो क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिए। एक ओन डिबेंचर परचेस करके कैंसिल करना, एक ओन डिबेंचर को परचेस करके इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करना। क्या डिफरेंस है? मेनली इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करोगे तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना इंटरेस्ट आपका ओन डिबेंचर का इंटरेस्ट है दैट इज योर इनकम, और उसे आपको बैंक से पे नहीं करना है, उसे आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करना। Clear? Okay. Next. On 1st January 2015, E Limited issued 500 10% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. Require show the loss on issued debentures account if such debentures are redeemable after 4 years and such debentures are redeemable by equal drawing in 4 years. यार ये मैं स्किप करूंगा, मैं कंफर्म करूंगा क्योंकि मुझे ये डाउटफुल है मैटर, क्योंकि ये हट गया है यार। अरे क्या खत्म हो गया क्या चैप्टर? कल तो बोल रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। वो रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है, वो स्किप करवा दिए। चलिए, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन मुझे और आपको करवाना है जो बीच में स्किप हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्वेश्चन। कोलेटरल सिक्योरिटी डन, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कुछ पेंडिंग तो नहीं बचा है हमारा। 48 हो गया, रिडम्पशन 49 हमने कर लिया, DRI वाला 50 ये भी हो गया, 51 भी हो गया, 52 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंकिंग फंड 53 भी हो गया, 54 अभी हमने कर ही लिया है, 55 ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 56 7 दोनों हो गए, और पीछे भी चेक कर लो, 46 डन, 45 फाइन। सो ऑल सेट, ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक यदि हमारे पास है तो हम चेक करें, ऐसा कुछ है नहीं आई थिंक। नो। Okay guys, debenture is over. The next chapter is underwriting of shares. So
अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स की बात स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई हैव टाइम। जितना भी मेरे पास अभी अवेलेबल है मैं इसको जितना इंट्रोडक्शन दे सकता हूं। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, underwriting of securities. The next chapter is underwriting of securities. What is underwriting of securities? Securities underwriting क्या है? कंपनी जब भी अपना इशू लेकर आती है तो हमें एक क्लॉज पता है कि इशू विल नॉट बी कैरिड ऑन इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ द इश्यूज। यदि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उसके 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिलता तो कंपनी अपना शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, उसे विड्रॉ करना पड़ता है। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कंपनी को फुल सब्सक्रिप्शन मिल जाए, कंपनी कुछ अंडरराइटर्स यानी कुछ एजेंट्स यानी कुछ मीडिएटर्स अपॉइंट करती है, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जो कि मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, जो ब्रोकिंग फर्म्स हो सकती हैं। वो पब्लिक को अवेयर करते हैं और जनरल पब्लिक से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रोच करते हैं और कंपनी को इंश्योर करते हैं कि आपको सारी एप्लीकेशंस 100% सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और यदि 100% सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिलता है तो वो खुद रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इक्विटी खुद सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज देयर लाइबिलिटी। तो अंडरराइटर एक तरह से मीडिएटर who arrange application for the company. In case applications fall short from the full subscription, then underwriter is liable to subscribe that under subscription part. इस काम के लिए underwriters will get commission. इस काम के लिए underwriter will get commission. अंडरराइटर को जो कमीशन हम पे करते हैं वो पे करते हैं उनके फुल अंडरराइटिंग पार्ट पे, कि उन्होंने कितना नंबर ऑफ शेयर्स अंडरराइट किया है। कमीशन कितना होगा तो कमीशन का रेट कंपनी डिसाइड करेगी, बट द मैक्सिमम कमीशन पेबल टू अंडरराइटर इज 2.5% इन केस ऑफ डिबेंचर एंड 5% इन केस ऑफ इक्विटी, जो कि गिवन है। 5% इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 2.5%। तो कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लें। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, so the underwriter
क्या क्या अंडरराइटर को कमीशन कैसे मिलेगा, अंडरराइटर को कमीशन के बाद हम बात करें तो अंडरराइटर के लाइबिलिटी की कैलकुलेशन कैसी होगी, और फिर जर्नल एंट्रीज। 3 पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे। पहला, हाउ मच कमीशन अंडरराइटर इज एलिजिबल फॉर, उसकी कैलकुलेशन। सेकंड, हाउ मच शेयर्स अंडरराइटर हैज टू सब्सक्राइब्ड, जो उनका लाइबिलिटी बन रहा है। थर्ड, फिर उसकी जर्नल एंट्रीज। तो 3 पार्ट में, इंटरेस्टिंग पार्ट है, इजी पार्ट है कंपेरेटिवली। यहाँ पे एक बार थियोरेटिकल पॉइंट यूं देखते हुए चलें। टाइप ऑफ अंडरराइटिंग, underwriting agreement can be classified into 3 various types of different bases. There are based on extent of underwriting. extent of underwriting का मतलब 2 तरह की अंडरराइटिंग होती है, एक कहलाती है फुल अंडरराइटिंग और एक कहलाता है पार्शियल अंडरराइटिंग। फुल अंडरराइटिंग का मतलब कंपनी यदि 10 लाख शेयर इशू कर रही है तो अंडरराइटर को पूरे 10 लाख शेयर्स की अंडरराइटिंग दे दी गई है। दैट मींस दे आर लाइबल टू अरेंज पूरा 100% सब्सक्रिप्शन, दैट इज फुल अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब कंपनी 10 लाख शेयर्स का आईपीओ लेके आई है, इशू लेकर आई है, और वो चाहती है कि अंडरराइटर को 7 लाख की दे देंगे, दैट बाकी तो हम ले आएंगे। कंपनी फील्स और कंपनी बिलीव्स कि इतनी एप्लीकेशन तो मुझे डायरेक्टली आ जाएंगी, तो आपको 7 लाख की अंडरराइटिंग दे दी गई, तो वो कहलाती है पार्शियल अंडरराइटिंग। यानी 100% अंडरराइट ना करके कंपनी कुछ पोर्शन अंडरराइट करती है। फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अंडरराइटर्स, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अंडरराइटर्स में हमारे पास होते हैं सिंगल अंडरराइटर और मल्टीपल अंडरराइटर। सिंगल अंडरराइटर मतलब कंपनी जितना भी अंडरराइट करती है उसमें एक ही अंडरराइटर को अपॉइंट करती है, दैट इज सिंगल अंडरराइटर, तो सारी लायबिलिटी उसी की होती है। मल्टीपल अंडरराइटर का मतलब होता है कंपनी एक से ज्यादा अंडरराइटर्स को असाइनमेंट दे देती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो सोचती है यार पूरे नेशनल लेवल पे एक ही अंडरराइटर का इतना अप्रोच नहीं होगा, तो अलग अलग रीजन से उठा के 2, 3, 4 अलग अलग अंडरराइटर्स को प्रोपोर्शनेटली या कुछ पार्ट अंडरराइट कर सकते। 10 लाख शेयर्स का मुझे अंडरराइटिंग करना है, मैंने एक्स को 5 लाख का अंडरराइटिंग दे दिया, वाई को 2 लाख का अंडरराइटिंग दे दिया, जेड को 3 लाख का अंडरराइटिंग दे दिया, तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो उस एक्सटेंट तक होगी। पता कैसे चलेगा कि किस अंडरराइटर के थ्रू एप्लीकेशंस आई हैं? तो वहां पे अंडरराइटर के थ्रू जब एप्लीकेशंस आती हैं तो उन एप्लीकेशंस पे अंडरराइटर की सील मार्क होती है, उस एप्लीकेशन के ऊपर अंडरराइटर की सील लगी हुई होती है। तो कंपनी के पास जब सारी एप्लीकेशंस आएंगी तो कंपनी उन एप्लीकेशंस को सेग्रीगेट करेगी कि इसमें ए के थ्रू कितनी आई, तो जिस भी एप्लीकेशन पे ए की मार्किंग होगी वो ए के थ्रू आई है, वो कहलाती हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। उन्हें बोलते हैं मार्क्ड, जिस पे मार्किंग लगी है, मार्किंग ए बी सी तीनों की मार्किंग लगी हुई है, तो अलग अलग हो जाएगी कि किस पे किसकी मार्किंग है। जिस पे कोई मार्किंग नहीं है यानी वो डायरेक्ट कंपनी के पास आई है बिना किसी अंडरराइटर के थ्रू, उन्हें बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब ऑन विच अंडरराइटर्स सील इज मार्क्ड, दैट मींस सच एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय द कंपनी through the route of the underwriter. On application on which no marking is there, such applications received by the company directly without any route. ठीक है। थर्ड बेस है based on degree of commitment. डिग्री ऑफ कमिटमेंट का मतलब फर्म अंडरराइटिंग एंड रेगुलर अंडरराइटिंग। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ कमिटमेंट, फर्म अंडरराइटिंग और रेगुलर अंडरराइटिंग। अंडरराइटर कंपनी के शेयर की अंडरराइट कर रहे हैं, कंपनी के शेयर की अंडरराइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अंडरराइटर अंडरराइटिंग यदि कर रहा है तो डेफिनेटली वो इन पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। इसका मतलब वो खुद भी कन्विंस है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कन्विंस है कि कंपनी अच्छी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि वो कन्विंस नहीं है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो किसी और को कन्विंस कैसे करेगा? यदि आप मुझसे मेरी स्टडी से कन्विंस नहीं हो तो आप किसी और को सजेस्ट कैसे करोगे कि मुझे मेरे पास पढ़ना चाहिए? इवन यू आर गेटिंग कमीशन फॉर दैट, इवन यू आर गेटिंग, क्योंकि कमीशन लेने के बाद भी यदि आप गलत चीज सजेस्ट करते हो किसी को तो ब्लेम आप ही का होता है। इस अंडरराइटर ने बोला था अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छा कंपनी है, लगाना चाहिए, देखो लॉस हो गया। तो यहां पे यदि अंडरराइटर कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली वो खुद भी तो इन्वेस्ट करना चाहेगा उस कंपनी के अंदर, वो खुद भी तो उस कंपनी के शेयर्स लेना चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको शेयर्स कब मिलेंगे? जब पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा,
तो उसे एज अ लाइबिलिटी उसे शेयर्स मिलेंगे। लेकिन अंडरराइटर कहता है कि नहीं सर, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आए या ना आए, ये जो शेयर्स हैं ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, इतने शेयर्स तो मैं लूंगा। वो कंपनी से पहले इस चीज का एग्रीमेंट कर लेता है कि जैसे 10,000 शेयर्स तो मुझे ही लेने हैं, चाहे मेरी लाइबिलिटी बने या ना बने। तो वो शेयर्स उसके लिए पहले से ही अलग रख दिए जाते हैं और उतनी शेयर्स की उसकी लाइबिलिटी पहले से ही कंफर्म हो जाती है कि अब इतने शेयर्स तो इसको लेने ही लेने हैं। बाकी अब कम आएंगे पब्लिक से और कम आएंगे। मान लो एक्स ने ना 1 लाख शेयर्स की अंडरराइटिंग की, साथ में उसने बोला कि 10,000 तो मैं लूंगा ही। पब्लिक से उसके नाम पे 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 10,000, जो उसने बोला था मैं लूंगा ही लूंगा। पब्लिक से जो शेयर्स एप्लीकेशंस आई वो 90,000 आई, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 20,000। 10 तो वो ले ही रहा था और 10 उसकी शॉर्ट हो गई। हाँ, 1 लाख की तो उसकी अंडरराइटिंग है और 10,000 उसने खुद ने लेने का कमिटमेंट किया है, तो 10,000 तो उसको लेनी ही पड़ेंगी और 1 लाख में से जो शॉर्ट रह गई वो भी उसको लेनी पड़ेंगी। लेकिन यदि 1 लाख में से शॉर्ट नहीं रहती हैं तो उसे सिर्फ 10,000 ही लेनी है। तो ये जो प्री कमिटमेंट होता है ना कि इतने शेयर्स तो मुझे लेने हैं खुद ही को, वो कहलाती है फर्म अंडरराइटिंग। नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन अंडरराइटर सेज कि आई विल बाय, आई विल इन्वेस्ट, आई विल सब्सक्राइब दैट मच शेयर्स, ईदर लाइबिलिटी अराइजेज और नॉट, वो कहलाती है फर्म अंडरराइटिंग। और ऐसा नहीं उसने कुछ कमिटमेंट किया है तो वो कहलाती है रेगुलर अंडरराइटिंग। तो ये 3 तरह के अंडरराइटिंग इन्होंने। सब अंडरराइटिंग का केस, मार्क्ड अनमार्क्ड मैंने आपको बता दिया। अंडरराइटर्स लाइबिलिटी अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, यही मेन पॉइंट है हमारे पास। अंडरराइटर कमीशन की कैलकुलेशन यहां पे ये मार्क कर सकते हैं। कमीशन होता है ग्रॉस पे। ग्रॉस का मतलब जितने भी शेयर्स की अंडरराइटिंग आपने की है आपको उन पूरे शेयर्स पे कमीशन मिलेगा। जितने भी शेयर्स की अंडरराइटिंग आपने की है आपको उन पूरे शेयर्स पे कमीशन मिलेगा। जैसे मैंने 1 लाख शेयर्स का अंडरराइटिंग एग्रीमेंट लिया है, मेरे थ्रू कितनी एप्लीकेशंस आनी चाहिए? 1 लाख। आए ना आए मुझे कमीशन पूरे 1 लाख पे मिलेगा। क्यों? आएंगी आएंगी ना, नहीं आएंगी तो मुझे लेनी है। तो ग्रॉस लाइबिलिटी बोलते हैं जितने शेयर्स का आप एग्रीमेंट बनाते हो, जितने शेयर्स के सब्सक्रिप्शन की आप लाइबिलिटी इंश्योर करते हो कि इतना तो मैं लाके दूंगा, आपको उस पूरे अमाउंट पे कमीशन मिलेगा। कमीशन किस पे मिलता है? कमीशन मिलता है इश्यू प्राइस पे। कमीशन मिलता है इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो नंबर ऑफ शेयर्स अंडर रिटन मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय कमीशन की रेट, ये कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। पहला एग्जांपल है, बहुत इजी सा है, इससे कमीशन का पार्ट एटलीस्ट अभी हम क्लियर कर लेते हैं। XYZ Limited is issuing 20 lakh shares of 10 each. N Limited has been appointed as the underwriter for 5% of the issue size. तो पहले तो कंपनी कितने शेयर्स का आईपीओ ला रही है? 20 लाख शेयर्स का कंपनी आईपीओ ला रही है। इन 20 लाख शेयर्स के आईपीओ के अंदर 20 लाख शेयर्स के आईपीओ के अंदर अंडरराइटर ने कितने शेयर्स का अंडरराइटर ने अंडरराइटर ने कितने शेयर्स का अंडरराइटिंग कंफर्म किया है? 5%। पहले तो कौन सी अंडरराइटिंग हो गई है? पार्शियल। फुल अंडरराइटिंग नहीं कर रहा है ना, सिर्फ 5% का अंडरराइटिंग कर रहा है, तो कौन सी अंडरराइटिंग हो गई? पार्शियल। क्या ये फर्म अंडरराइटिंग है या रेगुलर? इट्स रेगुलर, क्योंकि इसमें कोई भी शेयर्स उसने लेना कमिट नहीं किया। तीसरी कैटेगरी में जाएं तो ये सिंगल अंडरराइटिंग है या मल्टीपल? सिंगल, एक ही अंडरराइटर अपॉइंट हुआ है, ओनली एन इज अपॉइंटेड। कमीशन की कैलकुलेशन पे आते हैं।
हुआ है। ये अलग परेशान कर रहा है। सॉरी। अभी आप सुन लो, आपके पास स्टडी मटेरियल है तो ये व्यू नहीं आ रहा है। स्टडी मटेरियल में आप एक बार सुन लें। द कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर इज 5% ऑफ द इशू प्राइस। क्वेश्चन में लिखा है 5% की अंडरराइटिंग कर रहा है और कमीशन पेबल 5% है, तो उसका कमीशन कैलकुलेट करना है। शेयर इशू किए गए या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। बहुत सिंपल है। टोटल 20 लाख शेयर्स, टोटल 20 लाख शेयर्स, 20 लाख शेयर्स में से 5% का अंडरराइटिंग हुआ है। तो 20 लाख का 5% यानी 1 लाख शेयर्स का अंडरराइटिंग हुआ है। 1 लाख शेयर्स का जो अंडरराइटिंग हुआ है उस 1 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप इशू प्राइस से। उन 1 लाख शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस है 10 रुपीज। इशू प्राइस है 10 रुपीज। 1 लाख इंटू 10, तो टोटल ग्रॉस लाइबिलिटी अमाउंट 10 लाख। 10 लाख पे उसको कमीशन देना है 5%, 50,000 रुपीज। दैट्स ऑल। और यदि शेयर प्रीमियम पे इशू होते तो 1 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई करते 12 रुपीज से। 1 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई करते 12 रुपीज से। 12 लाख का 5%, 60,000। दैट्स ऑल। तो कमीशन की कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल कि उसने कितने शेयर्स को अंडरराइट किया है और उस अंडरराइट के बेस पे हम उसका कमीशन उस पूरे अंडरराइटिंग पे निकालेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अंडरराइटर्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन। सो मैं इस पार्ट को आज शुरू नहीं करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक की तरह हो जाएगा। सो कल हम स्टार्ट करेंगे, और इवन स्टार्ट नहीं, खत्म करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का चैप्टर। सो इजी चैप्टर है, ज्यादा आई थिंक क्वेश्चंस भी नहीं है इसमें। नहीं, फर्म अंडरराइटिंग के पार्ट पे कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे तो कंपनी भी इंश्योर है ना कि फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स तो वो खुद ही ले रहा है। तो जो चीज आप ही खुद ले रहे हो आपको उस पर कमीशन नहीं दे, फर्म अंडरराइटिंग के केस पे कमीशन नहीं मिलेगा। तो देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस। तो कल हम इस चैप्टर पे पूरा डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। बाय, सी यू।